नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं CS के अग्रवाल और कल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का इश्यू हुआ। तो उसमें कोई नई बातें नहीं लिखी हुई है, वही पुरानी बातें 17, 18 और 18, 19 का वो स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्क्रूटनी करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है वगैरह वगैरह वगैरह। इनफैक्ट महाराष्ट्र का सर्कुलर काफी, महाराष्ट्र का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था वो काफी अच्छा था, उसमें कुछ रिलैक्सेशन तो थे। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और इसमें प्रॉपर ऑफिसर को स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न करने के लिए कौन से पावर हैं और कौन से पावर नहीं है ये नहीं लिखा हुआ है, वो हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको। और एक बात, हम लोग एक जीएसटी लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 से। उसका बारे में पूरा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट taxbykk.com में मिल जाएगा, उसे जरूर से देखिएगा। और काफी अच्छी क्लासेस होगी वहां पर, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस के बारे में। तो ये जो इंस्ट्रक्शन वाला देख रहे हैं उसके साथ रिलेट कीजिएगा। इसमें मैंने जितना बोला है उससे मैं कहीं ज्यादा जब मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूँ तब बोलूंगा। अब आइए वीडियो देखते हैं। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और कल 22 मार्च 2022 को इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, यही डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। और ये आपको सोर्स में जाना बहुत जरूरी है। ये सोर्स में दिखला देता हूँ कहाँ मिलेगा। जीएसटी में जाइए और इंस्ट्रक्शन में जाइए, इंस्ट्रक्शन के प्लस साइन में क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये रहा 2022। तो दो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 2022। एक बात और बता देता हूँ, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 17, 18 और 18, 19 के लिए है। 17, 18 का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 31st, क्या था 31st, और एनुअल रिटर्न पहले सिर्फ उसी से एक्सटेंड होता था, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर से। तो 2019 में मैं जाता हूं, 2020 में, 2020 में 2019, यहाँ पर ये देखिए, सीक्स टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ टिल 31st जनवरी 2022। तो सेक्शन 73 में नोटिस इशू करने का लास्ट डेट क्या हो गया, 31st जनवरी 2023, और उससे 3 महीने पहले। और 74 में इसमें 5 साल, यानी कि 17, 18 में अभी टाइम है, 31 जनवरी 2020 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब 17, 18 में 73 का नोटिस इशू करने का टाइम है। और अगर 73 का नोटिस इशू करने का लास्ट डेट क्या हो गया, अगर वो जनवरी है, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। एक मिनट, 3 मास होगा, नवंबर। 31 जनवरी 2020 है, इसमें मैं 3 साल जोड़ूंगा तो ये 31 जनवरी 2023 आएगा। 3 महीने पहले आना है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 30 नवंबर 2022। ठीक बात है। दिसंबर, जनवरी, नहीं 30 नवंबर नहीं आएगा, 31 नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, अक्टूबर आएगा क्या सर? हाँ, ये 31 22 अक्टूबर, 22 आएगा, 31 अक्टूबर 2022 आएगा। ठीक बात है। 31 अक्टूबर 2022 तक 73 का नोटिस आ सकता है। और इसी में 2 साल और जोड़ देंगे तो 31 अक्टूबर 2024 तक 18 का है, 74 का नोटिस आ सकता है। नहीं, इसी तरह से 18 6 महीने कम करना, 3 महीने और कम करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर 6 महीने का है, 74 में 6 महीने का है। 3 महीने तुम लोग हटा ही चुके हैं, 3 महीना और कम कर दें इसी में बस। 3 महीने यानी 31 7 31 7 2024 तक, 31 7 2024 तक। और 18 19 का वैसे ही एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट देख के वैसे ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लेके आए हैं, दैट इज फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आपके साथ एक एक शब्द पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 में है। और सेक्शन 61 का इन्होंने एक एज इट इज वर्बेटिम बेयर लॉ यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और हम लोग एक लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस।
उसको जरूर से देख लीजिएगा आप लोग, ये taxbykk.com में 1 जुलाई 2022 से। द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न कौन सा 3B 3B और इससे Unlistable कॉरेस्पॉन्डिंग 1 17-18 में पहले आप 1 फाइल करते थे, उसके बाद 3B फाइल करते थे। 3B यस कंपोजिशन वालों के लिए yes GSTR 4 GSTR 4 वो तो अभी CMP 08 हुआ है 08 और 17, 18, 18, 19 के लिए तो GSTR 4 ही था कंपोजिशन वालों के लिए। जी जी तो जो वो रिटर्न कह रहा है तो इसका मतलब सेक्शन 39 में जितने भी रिटर्न्स के बारे में कहा गया वो सारे आ जाएगा, चाहे वो 7 हो 8 हो ISD का रिटर्न हो, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ रिटर्न में तो 3B आ गया, रिलेटेड पर्टिकुलर्स में 1 आ जाएगा। ठीक बात है। यस टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सीक्स हिज एक्सप्लेनेशन देयरआउट। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में जाना है और उसका एक्सप्लेनेशन मांगना है। जब वो सीक हिज एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा है तो क्या ये उससे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है? हाँ मांग रिकॉर्ड मांग सकता है। सकता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग सकता है सेक्शन 61 में? नहीं मांग सकता, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। और आपके इंस्ट्रक्शन में मैं आपको दिखलाऊंगा, उन्होंने ये लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत दबे आवाज में कि नहीं मांग सकता। मैं भी दिखलाता हूं आपको। फिर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, और अगर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर फिर 73, 74 या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन ये सब करने में मजबूर हो जाएगा। तो फिर अगर सॉरी अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग दो अंडर सेक्शन 65 ऑडिट का है, 66, 67 इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का है एंड 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी का है। 73 में 3 साल 3 महीने, 74 में 5 साल 6 महीने। ठीक बात है, 5 साल 6 महीने पहले नोटिस, 73 में 3 साल 3 महीने पहले नोटिस। ठीक बात है। yes जो नोटिस आएगा स्क्रूटनी का वो SMT 10 में आएगा, रिप्लाई आपको SMT 11 में देना है और वो ऑर्डर पास करेगा चाहे वो एक्सेप्ट का या नॉन एक्सेप्टेंस का SMT 12 में। ठीक बात। हेलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए। yes sir माइक ऑफ किया था, साउंड आता है। ठीक है। इसके बाद अब ये इसमें जब ये लिखता है कि देयर विल बी ए सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी, तो ये स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कैसे होगा? तो इन्होंने कुछ अथॉरिटी बनाई हुई है, डिग्राम करके, कहाँ लिखा हुआ ये रहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, वही सिलेक्शन करेगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है स्क्रूटनी का। The aforementioned provision suggests that scrutiny of return inter alia entails the following: selection of return furnished by a registered person for scrutiny, preferably based on robust risk parameters. यहाँ देखिए, scrutiny of returns and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of returns, information available with the proper officer in various returns and statements furnished by the registered person, and the details made available through various sources like DGRAM, EDVAT, GSTN, e-way bill portal, etc. may be relied upon for this purpose. इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, ये सोर्स बता रहा है, क्या वो कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है? नहीं रिकॉर्ड कैसे मंगवा सकता है, वो तो वेरीफाई बैलेंस शीट करेगा आप यहाँ देखिए, से। SMT 10 में इतने नोटिस लोगों ने इशू किए, बिना सेक्शन के नोटिस इशू किए हैं, जहां पर ये कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब ले आओ, बहुत सारी चीजें मंगवा लेता है। आप लोग के पास होगा भी, जबकि पास उसके पास पावर नहीं है। Simply put, proper officer do not have the power to call for records and documents under section 61. 61 में पावर नहीं है, हाँ ऑडिट करे पावर है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करे पावर है, 73, 74 करे पावर है, लेकिन 61 में पावर नहीं है। और अगर ले गए तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। Informing the registered person of the discrepancies noticed, if any, along with the quantification of the amount of tax, interest, and any other amount payable in relation to such discrepancy and seeking his explanation thereto. फिर इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि इसके बाद अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो 65, 66, 67, 73, 74 कर सकता है। अब मैं आगे आता हूँ।
सिलेक्शन ऑफ रिटर्न्स फॉर स्क्रूटनी, ये कैसे करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये अपने जोनल में भेज देगा, जोनल वाला फिर फर्दर नीचे भेज देगा। डी ग्राम इज, अच्छा एक चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त हाईलाइट की है और इंपॉर्टेंट है कि जब डी ग्राम कोई ये स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करता है और रिस्क पैरामीटर भी बता देता है कि जीएसटी 1 और 3B में ये डिफरेंस हो सकता है, 1 और ईबीबी में ये डिफरेंस हो सकता है, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में निकालता है। तो ये प्रॉपर ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो लेटेस्ट डेटा चेक करके ही सेक्शन 61 का नोटिस इशू करे, पास डेटा नहीं जो डी ग्राम ने इशू किया है। तो डी ग्राम इज जनरेटेड एट ए पर्टिकुलर टाइम of time which may undergo change at the time of scrutiny of returns by the proper officer due to subsequent compliances carried out by the taxpayer or by the suppliers of the taxpayer, by the taxpayer or the suppliers of the taxpayer जिससे आपने इनवर्ड सप्लाई ली है, जिसका आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं। The proper officer shall therefore rely upon the latest available data। फिर एक सर्कुलर आया था सेक्शन 61 में, स्क्रूटनी करने का पावर किसके पास है? सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास है। स्क्रूटनी शेड्यूल ये सब बनाएगा, वो कैसे बनाएगा ये उनका हेडेक है, इस पे हम लोग नहीं जा रहे। प्रोसेस क्या है स्क्रूटनी करने का? तो अगेन प्रोसेस क्या है, उसके पास जो प्रॉपर ऑफिसर यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास जो इंटरनल डेटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पे स्क्रूटनी करेगा। वो टैक्स पेयर से कोई और एक्स्ट्रा डेटा नहीं मंगवा सकता। सेक्शन 61 में ये पावर उसके पास नहीं है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एज फार एज पॉसिबल स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न शुड हैव मिनिमल इंटरफेस बिटवीन द प्रॉपर ऑफिसर एंड द रजिस्टर्ड पर्सन and there should normally not be any need for seeking documents records from the taxpayer before issuance of ASMT 10। ये जो पॉइंट बहुत समय से हाईलाइट कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस में भी, आपको भी, सेक्शन 61 में यानी कि ASMT 10 में प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का पावर नहीं। तो किस सेक्शन में पावर है उसके पास रिकॉर्ड मंगवाने का, ये बता दीजिए। ऑडिट में है। किसमें? 65 ऑडिट में है। फिर आपके 73 74 की कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, एसआईडी इन्वेस्टिगेशन हो, वो सब में है। समन इशू करके मंगवा सकता है। समन का पावर भी सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स के पास है 70 में। हाँ है, लेकिन वो तभी मंगा सकता है जब कहीं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उसके विरुद्ध हो, उसके रिलेशन में। ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं। स्क्रूटनी चल रहा है तो स्क्रूटनी का केस तो मंगवा ही सकता है कि नहीं? नहीं, तब कैसे मंगा लेगा? चलिए मैं अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे जब वो हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस कर रहे होंगे। हाँ। लेकिन मैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एकदम चुपचाप चेंज हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा, ना किसी ने ध्यान दिया, मैं उस सेक्शन को एक बार हाईलाइट करता हूं आपके साथ। वो सेक्शन है जीएसटी एक्ट में आया सेक्शन 159 पावर टू कॉल फॉर स्टैटिस्टिक्स था, उन्होंने उसको चेंज करके पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर दिया है। कभी नोटिस किया उस सेक्शन को? ये देखिए 151 है, आप देखेंगे द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time in such form and in such manner as may be specified therein। यानी कि नोटिस में वो लिख देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। ये पहले क्या था? पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स था, जो जीएसटीएन से स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे थे 151 में। इसको चेंज करके इन्होंने लिख दिया पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे बाय एन ऑर्डर निकालेगा डायरेक्ट एनी पर्सन यानी कि टैक्स पेयर या कोई और कि कोई इंफॉर्मेशन वो फर्निश कर दे। तो यहां पर ये पावर यानी कि सुपरिटेंडेंट को कमिश्नर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तो इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन में लिख तो दिया नॉर्मली, लेकिन कैसे मंगवा सकता है ये नहीं लिखा हुआ। तो कैसे 151 एक तरीका है, ठीक बात। वहां कमीशन पहले परमिशन देगा रिटर्न में, हाँ तभी और टैक्स पेयर तो उसे मांग सकता है कि आप हमको रिटर्न दिखाएं, कमिश्नर ने आपको दिया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि या तो वो एसएमटी 12 इशू कर दे,
और सेक्शन 61 से बाहर आके ऑडिट वाले को आज ऑडिट करने का पावर सुपरिटेंडेंट के पास तो नहीं है ना। ना इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने का भी उसके पास पावर नहीं है। 73 का पावर है सुपरिटेंडेंट के पास, लेकिन उसमें टैक्स लायबिलिटी की कोई लिमिट भी दी हुई है। तो जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था कि एज फार एज पॉसिबल स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न शुड हैव मिनिमल इंटरफेस बिटवीन द प्रॉपर ऑफिसर एंड द रजिस्टर्ड पर्सन एंड देयर शुड नॉर्मली नॉट बी एनी नीड फॉर सीकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो एसएमटी 10 नहीं है। देखिए लिख भी क्या रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। There should normally not be any need for seeking documents or records from the taxpayer before issuance of SMT 10. Now before issuance क्यों लिख रहा है ये? SMT 10 में जब वो डिस्क्रिपेंसी बनाएगा तो उसमें उसको टैक्स भी क्वांटिफाई करना है। तो अगर SMT 10 इश्यू कर रहा तो उससे पहले उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो वो किसी और सेक्शन में, कौन सा सेक्शन 151 में मंगवा दे और स्क्रूटनी और जो कर देखना है देख ले, मैच करना है मैच कर। एसएमटी 10 में पावर नहीं है। ठीक बात। 151 में तो वो तभी मंगा पाएगा जब कमिश्नर उसे रिटर्न में दे। यस, यानी कि सुपरिटेंडेंट के पास ब्लैंकेट पावर नहीं है। लेकिन लोग लिख देते हैं, वो लिख देते हैं, आप लेके भी चले जाते हैं। जब लेके चले जाते हैं तो फंस जाते हैं क्योंकि वो नोटिस ही वैलिड हो जाता है। यूट्यूब में किसी ने मुझे इससे पूछा था कि सर वो सेक्शन कौन सा है जहां पर मैं अगर लेके चला गया तो वो है 160। 160 का 2 और 2 160 का 2 नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो अगर आपने गलत नोटिस का जवाब दे दिया तो वो नोटिस सही हो जाता है। यही 2 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा, इससे मैं 3 गुना बोलूंगा जब हम लोग लाइव क्लासेस में आए। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू 10, फिर उसको डीआरसी 03 से वो कह रहा है कि 10 इश्यू करने से पहले भैया डीआरसी 03 भी देख लीजिए। बताइए आप, ऑफिसर डीआरसी 03 देखता है 10 इश्यू करने से पहले? नहीं देखता। फिर आप जवाब देते हैं सर ये तो मैंने डीआरसी 03 से पे कर दिया है। तो पूरे इंडिया में एसएमटी 10 इश्यू करने का यूनिफॉर्म प्रोसेस या प्रॉपर ऑफिसर को पता ही नहीं था एसएमटी 10 इश्यू करने में क्या क्या चीज देखना है, क्या क्या चीज नहीं देखना। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेके आ गए, भैया ये चीज देखना है आपको। ठीक बात है। डीआरसी 03 से आपने पे कर दिया, उसका वो आपको डीआरसी 04 इशू करते भी नहीं है, मतलब एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, कोई सूचना भी नहीं देते आपको। अच्छा ठीक बात है। अब मैं एक बात आपको बता, इसमें बोलता हूं, अच्छा मैं आगे बताता हूं। ये सिंगल नोटिफिकेशन देगा, ये सब ठीक है। फिर वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है एसएमटी 11 यानी कि रिप्लाई से, तो 73 74 कर सकता है द प्रॉपर ऑफिसर, और सुपरिटेंडेंट के पास 73 74 करने का पावर है। लेकिन अगर उसको लगता है 73 74 नहीं करना है तो ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड कर देगा। अब आगे आते हैं टाइमलाइन। ये सारा उनका इंटरनल है कि कैसे कैसे वो फॉलो करेंगे टाइमलाइन, ये उनका अपना है। ये पढ़ देता हूं। बोलता है कि ये इंश्योर करना पड़ेगा 73 का नोटिस 3 महीने पहले इशू हो जाए, 74 का 6 महीने पहले इशू हो जाए। तो ये इशू करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग में हम लोग आते रह लेता हूं। इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर स्क्रूटनी। देखिए ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर स्क्रूटनी जीएसटीआर 1 और 3B में अगर मिसमैच हो तो ये चेक कर ले। अब देखिए क्या करते कैसे हैं मिसमैच चेक, और करना कैसे चाहिए। 1 में आपने लायबिलिटी शो की है 100, ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। 3B में आपने जो पे किया है वो 80, ये एसएमटी 10 इश्यू कर देते हैं कि भैया 20 रुपए और दो। लेकिन वो 18-19 नहीं चेक करते हैं। 18-19 के 1 में आपने 100 इशू किया, 100 टैक्स था, और 3B में आपने
100 तो ये भरा, पिछले 17-18 का 20 और भरना था, 120 और जमा कर दिया टोटल। तो ये 17, 18, 18, 19 दोनों का एक साथ देखेंगे तो ये 200, ये भी 200 मैच तो कर रहा है, लेकिन ये 17, 18 का एक ही इश्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया भैया, ऐसा है कि ऊपर में लिखा हुआ, मैं आपको दिखलाता हूं। For each GST identified for scrutiny for a financial year, the proper officer is required to scrutinize all the returns pertaining to the corresponding financial year under consideration, and a single compiled notice in ASMD 10 may be issued to the taxpayer for that financial year. अब इन्होंने लिखा हुआ सिंगल फाइनेंशियल ईयर का एक नोटिस इश्यू होगा, लेकिन अगर उनको अगर देखना होगा तो 17, 18 और 18, 19 दोनों को एक साथ मिला के देखना होगा, तभी जाके ASMD 10 प्रॉपर बनेगा। ठीक बात है ना सर? वो खुद ही कह रहे हैं अगर कोई भी अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन आपका है तो अगले फाइनेंस ईयर के सितंबर के रिटर्न तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यस, वो सर्कुलर का नाम क्या है जरा बता देंगे मुझे? तो वो प्रेस रिलीज आई थी सर। नहीं सर्कुलर है। ओहो राजेश जी, सर्कुलर है। 2017 में एक सर्कुलर आया था जहां पर 3B में अगर गलती है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। हाँ वो शुरू में ही आया था। यस एकदम शुरू में आया था। हाँ राइट राइट, पूरा आया था, सर्कुलर आया था और कई पन्ने का था वो। मैं भी दिखला भी देता हूँ, सर्कुलर नंबर 26/26/2017। ये देखिए रिटर्न फाइलिंग कैलेंडर, और ये नीचे में देखिए ये एरर 1, कॉमन एरर 1, 5 तरह के एरर डाल दिए। लायबिलिटी वाज अंडर रिपोर्टेड, कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। लायबिलिटी वाज ओवर रिपोर्टेड, लायबिलिटी वाज रॉन्गली रिपोर्टेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अंडर रिपोर्टेड। एरर 5, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज ओवर रिपोर्टेड, रॉन्गली टेकन। ये देखिए इतने सारे एरर है और 7 एरर्स, और ये खुद बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आप ठीक कर लीजिए। कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा। तब और ये एक फाइनेंशियल ईयर का करेंगे तो उनको गलती मिलेगी मिलेगी, और 17-18 में तो भरपूर मिलेगी, इस पे कोई डाउट मिलेगी, पूरी मिलेगी। वाह, है ना? हाँ। विभाग से पूछ के लोगों ने फाइल किया है और विभाग ने खुद ही गलत बताया। हाँ, और उसके बाद मिसमैच 1 और 3B में मिसमैच आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का, इनवर्ड सप्लाई का 2A के साथ मैच हो रहा है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर खुद कह रहा है कि भैया 2A के साथ ITC को मैच करना है, और हमने चीख के कहा है कि भैया 2A को 17-18 से कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये भी कह रहा है कि सप्लायर अगर रेट्रोस्पेक्टिव उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाता है तो रिसिपिएंट का भी हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्रेडिट नहीं देंगे। और बहुत सारे केस लॉज ऐसे आ गए कि सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं भी किया तो भी रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलना चाहिए। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो गया तो भी रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये सब केस स्टडीज है या नहीं है बताइए हाई कोर्ट्स में? है। तो ये सब बातें उन्होंने लिख दी। तो इन्होंने बुक में जो लिखा हुआ है यानी कि बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ उसको आंख बंद करके फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि 17-18 में जो गलतियां हुई हैं वो जीएसटी के पोर्टल के कारण हुई है, टेक्निकलिटीज के कारण हुई है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के कारण हुई है, और नहीं आ रहा था उतने अच्छे से इसलिए हुई है। तो इनको थोड़ा सा लीवे देना चाहिए। और लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में वो सारी बातें लिख दी जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब नोटिस आ रहे हैं। तो कोई नोटिस अगर आपको मुझे से डिस्कस करना तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं इसको सॉरी मैं इसको पढ़ और आगे नहीं रहा हूं, ठीक है? हाँ, क्योंकि कुछ चीजें जो एक्चुअल क्लासेस होती है उसमें बहुत डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग के पास टाइम भी होगा। तो मैं ऐसे बता देता हूं, ये मिसमैच बिटवीन 1 एंड 3B, फिर मिसमैच बिटवीन 1 एंड ई-वे बिल, मिसमैच बिटवीन 2A एंड 3B, मिसमैच बिटवीन जितना
इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी दिखलाई है, उतना ही इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज का आपने पेमेंट किया है, वो भी कैश में, तो कैश का कंपोनेंट को भी वो चेक करेंगे। आईएसडी 2A के साथ आपका आईटीसी मैच हो, फिर टीडीएस टीसीएस अगर जिस अमाउंट पे कटा हुआ वही अमाउंट आपने आउटवर्ड सप्लाई में वैल्यू के रूप में दिखलाया हो, ये ईवे बिल के साथ मैच हो। अब ईवे बिल का मैं आपको बताता हूं एक केस, ईवे बिल का। यहां पर किसी ने मई में 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, गलती से 10 लाख रुपए शो कर दिया, पॉसिबल है? फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर इस जो एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए अब एडजस्ट करते रहे, और इन द मीन टाइम ईवे बिल इश्यू कर दिया है। और इस अगस्त में ईवे बिल इश्यू किया, 1 तो 0 ही फाइल किया, क्योंकि वो इसका अगस्त का टैक्स वो ऑलरेडी मई में फाइल कर चुका था। वो सर मिसमैच है, इस ईवे बिल का आपने 1 में शो नहीं किया, जाए टैक्स दीजिए। और तमाम तरह के रिकॉर्ड मंगवा लिए एसएमटी 10 में, ये और वो है 18-19 का, 17-18 का भी रिकॉर्ड मंगवा लिया। बोले बैलेंस शीट भी ले आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले आइए। मतलब एक छोटी सी गलती के लिए पूरा का पूरा वो बिजनेसमैन को चोर समझ लिया, बोला सब कुछ लेके आइए, सिर्फ ईवे बिल में गलती नहीं होगी, बहुत सारी आपने चोरी की होगी। ये गलत एटीट्यूड है ऑफिसर का। ठीक बात है ना? हाँ सर।